हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज से हम अपने एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवांस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वैसे तो ये स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट जो होता है बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा टेक्निकल होता है। टेक्निकल मतलब इसमें टफ नहीं होता कुछ। आप ऐसी चीज़ें इसमें पढ़ोगे कि आपको थोड़ा सा चक्कर आने जैसा महसूस होगा, देखोगे भी ऐसी चीज़ें कि चक्कर आने जैसा महसूस होगा, लेकिन ये क्वाइट सिंपल, इट इज़ क्वाइट सिंपल। ये सब्जेक्ट जो होता है वो क्वाइट सिंपल होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, विदाउट प्रैक्टिस हम इस सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगा सकते। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी ही रहेगी इस सब्जेक्ट में, बराबर है क्या? तो एडवांस स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि रहने वाला है बीकॉम थर्ड सेम, यानी कि बीकॉम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के लिए, यानी कि आपके लिए, बराबर है। और इस सब्जेक्ट्स में हमको कुल मिला के पढ़ने हैं क्या क्या चीज़ें, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ वापस वही बात बता दूं कि हर बार की तरह, हमेशा की तरह, कुछ पहले लेक्चर्स जो रहेंगे यूट्यूब पे, और आप अपने कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पे जाकर डाउनलोड करके ऐप को, वहाँ पर भी आप ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज उसके बाद अगर आपको लेक्चर्स कंटिन्यू करने हैं तो वहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड की लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और बाकी क्लासेस की भी डिटेल्स इसमें दी हुई है। साथ ही साथ हम हमारे इस सब्जेक्ट्स के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आएगा इसमें, और आपका एडवांस स्टैटिस्टिक्स। ऐसे जो भी 4-5 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, वो सारे का सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे। तो फटाफट देरी की इस बात की है, जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जिसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बाकी सब्जेक्ट्स शुरू हो भी गए हैं। बाकी सभी की जो इंट्रोडक्शन वीडियोस है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डन। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट नया, जिसका नाम है एडवांस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है सर, ये सब्जेक्ट्स में पढ़ना क्या है? तो देखो भाई, अभी तक जो सिंपली बात बताऊं तो स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है। एडवांस स्टैटिस्टिक्स ये जो सब्जेक्ट है, ये आपने स्टैटिस्टिक्स इसमें से छोटा सा हिस्सा जो कि आपने बीकॉम सेकंड सेम में पढ़ के रखा हुआ है, बराबर है क्या? और ये एडवांस स्टैटिस्टिक्स है। सर एडवांस स्टैटिस्टिक्स यानी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल, जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे दूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स होता क्या है हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए ज़रा, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि वेदर डिपार्टमेंट वाले, वेदर डिपार्टमेंट, इंडिया का जो वेदर डिपार्टमेंट है वो काम करता है वेदर को जज करने के लिए, बराबर है। वो ये बताता है हमेशा कि क्या आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद सूरज की किरणें कितना डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो अर्थ पे लेके आने वाली है। ठीक है, ये ऐसी सारी एनालिसिस करके चीज़ें बताने का काम किसका होता है? वेदर डिपार्टमेंट का होता है, बराबर है। लेकिन जब इसकी बात करें कोई बिजनेस के पर्पज से, तो ये तो वेदर डिपार्टमेंट हो गया, ये तो इन्वायरमेंट की जानकारी देते हैं। लेकिन अगर हम हमारे बिजनेस की बात करें, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि सब्जेक्ट्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स है, बहुत सारे लोगों ने ना पढ़ के रखा हुआ है, लेकिन मालूम नहीं है सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसमें करना क्या होता है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं हम हमेशा की तरह, हमारा कोई बिजनेस है, लेट सपोज कि ये हमारी कंपनी है। ठीक है, हमारी कंपनी ना पिछले कुछ सालों से ना ऐसे ऐसे ग्रोथ पे चल रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर आ रही है, कभी ऊपर आ रही है, कभी और ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। ये ऐसा ऐसा ग्राफ तो आपने कभी देखा ही होगा। सर ये तो माउंटेन्स लग रहा है। ये माउंटेन्स नहीं है, ये हमारे कंपनी का प्रोग्रेस का ग्राफ है, बराबर है क्या? अब ये सारे जो ग्राफ मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है ना, वो होती है स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, तो इंडिया में स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो CSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ये सारी चीज़ें क्या करें? मेंटेन रखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बात बताऊं कि इंडिया में पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, अब इंडिया में इंडिया जो है, इंडिया इज़ माई कंट्री। ठीक है, इंडिया सभी चीज़ों में आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन सभी में मतलब सबने सोचा कि पॉपुलेशन में इंडिया सेकंड नंबर पे क्यों आना चाहिए। ठीक है, फिर ऊपर से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ आपको पता है, लोगों को सिर्फ घर में कुछ ना कुछ बनाने का काम था, और एक दूसरा काम था जिससे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बराबर है कि नहीं? तो इसीलिए इंडिया क्या हो गया? नंबर 1 पॉपुलेशन में भी नंबर 1 आ गया, बराबर है। जिसमें डेली नियर अबाउट 60 to 65,000 चाइल्ड्स का बर्थ होता है। ठीक है, अब ये जो डेटा दिया हुआ है, डेली 60 से 65 हज़ार बच्चे इंडिया में पैदा होते हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा है ना, ये कौन मेंटेन करता है? किसको इतनी चूल मची है कि वो जाके ये सारी चीज़ें मेंटेन कर रहा है? वो लिख रहा है क्या हर हॉस्पिटल में जाके? और एक्चुअली ये जो डेटा होता है ये अप्रॉक्स होता है, बराबर है क्या? अप्रॉक्स होता है, मतलब एस्टिमेटेड डेटा होता है। ऐसा कि कंफर्म नहीं होता कि 60 to 65 बच्चे ही जन्म लिए हुए, बराबर है। अप्रॉक्स होता है, यानी कि थोड़ा एक दो इधर उधर हो सकते हैं, बराबर है कि नहीं? तो ये सारे जो डिजिटल हमारे सामने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना, वो करता है CSO। समझ में आएगा, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल्स ऑर्गेनाइजेशंस।
ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में हर रोज कितने बच्चे का बर्थ होता है, इंडिया पॉपुलेशन में कितना नंबर 1 पे कब आया, कब कौन सी पॉपुलेशन थी, 1991 में कितना पॉपुलेशन था, 2001 में कितना पॉपुलेशन था, 2011 में कितना पॉपुलेशन था और 2021 में पॉपुलेशन कितने तक बढ़ा, ये सारी बातें। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, होते क्या है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है। अब इन स्टेट्स में सबसे लिटरेट स्टेट कौन सा है, सबसे पढ़ा लिखा स्टेट जहाँ पे लिटरेसी रेशो जो है वो एकदम हाई है, 98%। आपको अगर पता होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है क्या। और इलिटरेट स्टेट कौन सा है, यानी कि जहाँ पे पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा होती नहीं है, वो भी आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, बराबर है क्या। तो अब आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चों को पता होगा वो फटाफट कमेंट करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, अरे सर तो कुछ भी बोल रहे हैं, सर तो वीडियो में है, हम क्या करते हैं बैक करते हैं यूट्यूब से बैक जाते हैं, गूगल खोलते हैं फटाफट और वहाँ जाके टाइप करेंगे, वहाँ आपको मिलेगा कुछ आंसर इस चीज़ का, बराबर है। अब ये डेटा यूट्यूब पे डाला, ये डेटा गूगल पे डाला किसने, ये डेटा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आई है ये किसने यूट्यूब पे या गूगल पे अपलोड की हुई है, ठीक है। तो ये काम होता है CSO का, बात समझ में आई। और ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ही ये सारे डेटा को मेंटेन करता है, बराबर है। अब इसमें से, ये तो देश की बात हो गई, अब इसमें से हमको हमारे बिजनेस के लिए भी ऐसे ही कुछ मेंटेन करके रखना होता है, समझ में आया क्या। तो वो सारी चीज़ें जो हम अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि हम कॉमर्स स्टूडेंट है, हम सारी की सारी बात किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो ये सारी बात हम हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि हमारे बिजनेस में एस्टिमेटेड चीज़ें कब और क्यों और कैसी होने वाली है, बराबर है। तो वो हो गया स्टैटिस्टिक्स। सर क्या बात है सर, अभी तक तो हमको मालूम ही नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली करना क्या होता है, अब आपको पता चल गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं कि आपके घर में ये आपके पापा है, ये आप हो, ये आपकी मम्मी है और ये आपका छोटा भाई या बहन है, ठीक है, ओके। आप एकदम छोटी सी स्मॉल फैमिली रहते हो, ठीक है। आपके घर में जो ग्रोसरीज रखती है, किराना बोलते हैं हम उसे, वो नियर अबाउट मंथली 5000 का रखता है, ठीक है। तो मम्मी को पता होता है कि अगर जनवरी महीना चल रहा है, अभी जैसे कि जनवरी महीना चल रहा है, तो जनवरी महीने में मम्मी को पता होता है कि हमको कितने रुपए तक या कितनी चीज़ें घर में लगेंगी, फेब में कितनी चीज़ें लगेगी, मार्च में कितनी चीज़ें लगेगी, अप्रैल में कितनी चीज़ें लगेंगी और दिवाली तक के कितनी चीज़ें लगेंगी, ये मम्मी को पप्पा को हर बार पता होता है, ठीक है क्या। अब ये मम्मी पापा का हम बात करते हैं कि मम्मी पापा कई सालों से अपने फैमिली को चला रहे हैं, यानी कि अपने संसार, अपने बिजनेस, अपने घर को चला रहे हैं। बात बराबर है, यस सर। अब लेकिन बिजनेस में तो आने वाली चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना। अब ये छोटा सा घर है हमारा, तो घर में हम क्या कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे इस मंथ में इतना इतना पैसा लगने वाला है। अगर उसमें पापा बोलते हैं कि मम्मी को कि अभी बुआ आने वाली है, ठीक है, या मम्मी बोलती है पापा को कि मौसी आने वाली है, ठीक है, तो दोनों भी ये समझ जाते हैं कि इस महीने में थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोसरीज लगने वाला है या खर्चा ज़्यादा लगने वाला है। अब ये ना सारी चीज़ें एस्टिमेटेड के बेसिस पे चल रही है, ठीक है। वैसे ही अब ये घर है, घर तो छोटी चीज़ है, घर में तो हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट बिजनेस, बिजनेस में अनुमान लगा के चलेगा क्या, क्या बिजनेस में आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे कि मैं क्लासेस लेता हूँ, अभी एडवांस स्टैटिस्टिक्स की क्लास शुरू हो रही है या हो गई है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस बार ना 100 बच्चे 50 बच्चे तो आ ही जाएंगे आराम से, ये अनुमान है मेरा, और उस हिसाब से मैंने नोट्स भी बनवा लिए, सारी चीज़ें बनवा ली है, और क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट भी सारा 50-100 बच्चों से ही आया, और मान लो बच्चे आए 200, अब क्या करें, टाइम पे भागदौड़ करें क्या, टाइम पे भागदौड़ करें, नहीं होगा ना पॉसिबल, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास एक एस्टिमेटेड कोई चीज़ होनी चाहिए कि हम कुछ अपने पिछले बिताए हुए दिनों से या पिछले गुजरे हुए एक्सपीरियंस से बिजनेस में आने वाले कल के बारे में क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें पढ़ें, बराबर है। तो यही काम होता है बेटा स्टैटिस्टिक्स का, जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें आपको बताता है, बराबर है, बात समझ में आई क्या, ओके। अब बात करते हैं बिजनेस की। लेट सपोज हमारे बिजनेस में ना हर साल जो सेल होती है ना, मतलब हर मंथ में जो सेल होती है, लेट सपोज 100 से 150 करोड़ के बीच में होती है, 100 to 150 CR के बीच में हमारी बिजनेस की सेल होती है, बराबर है। अब ये फेब में कितना होगा, एक सेकेंड, सॉरी,
जनवरी में इतनी सेल होती है, फेब में कितनी होती है, मार्च में कितनी होगी, अप्रैल में कितनी होगी, ये अगर कुछ हम पिछले एस्टिमेटेड के हिसाब से अगर निकालें तो ये हमारे हो गए स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि सिंपल है, स्टैटिस्टिक्स में बॉस आपको पढ़ना क्या होता है, एस्टिमेटेड डेटा के बेसिस पे कोई भी एस्टिमेटेड डेटा ले लो, पिछले साल का या पिछले कुछ जनवरी मंथ का या पिछले कुछ फेब का मंथ का, ये सारा एस्टिमेटेड डेटा आपको कलेक्ट करना है और उस एस्टिमेटेड बीते हुए कल के अकॉर्डिंग, बीते हुए कल के डेटा के अनुसार आपको आने वाले कल के बारे में बात करनी है। बात समझ में आया क्या? तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स सिखाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस सर, उम्मीद करता हूँ कि अगले अभी तक की जो 10 मिनट की क्लास हुई उसमें आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या। बराबर है, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे क्वेरी पूछते हैं, मतलब पूछते क्या, मैं ही पूछता हूँ जब उनको, तो वही कंफ्यूज होते हैं। मैं अगर कुछ चीज़ें पढ़ा दिया हूँ तो फिर बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर हमको ना सब्जेक्ट ही नहीं समझा कि सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या। बस कहते हैं कि चैप्टर है, आपने फॉर्मूले बता दिए, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पेपर में अच्छे खासे मार्क्स आ गए, लेकिन जब मीनिंग पूछने जाता हूँ तो पता ही नहीं होता है। बात समझ में आई? यस सर, ठीक है। तो मोटा मोटी हमको इसमें पढ़ने हैं 4 यूनिट, जैसे कि हर सब्जेक्ट में होते हैं, तो इस सब्जेक्ट में भी हमको पढ़ने हैं बेटा 4 यूनिट्स। ठीक है, उसमें से सबसे पहला यूनिट आपका है को रिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, ये एक्चुअली को रिलेशन और रिग्रेशन ये एक ही यूनिट है ये अलग अलग, लेकिन ये एक ही चैप्टर माना जाता है। अब अगर पिछले कुछ और सब्जेक्ट्स या और कोर्सेज के बुक्स में देखोगे तो को रिलेशन एंड रिग्रेशन ये एक ही चैप्टर माना जाता है, बराबर है, लेकिन आपके बुक में इसको अलग अलग दिया हुआ है। जब हम पढ़ेंगे तो हम शुरुआत करेंगे को रिलेशन से और एंड करेंगे इस पे, बराबर है, मतलब हम ये पहला दूसरा यूनिट दोनों कंबाइन पढ़ेंगे, बराबर है क्या? यस सर। और उसके बाद आता है थर्ड यूनिट है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में भी क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या कुछ अलग अलग स्टैटिस्टिकल पर्सन्स ने ये क्या किया, इसके बारे में थियोरी दी हुई है। तो हमको इसमें करना क्या होता है, हाँ अब ऐसा मैंने ये एस्टिमेटेड बताया कि एस्टिमेटेड डेटा को लेके फ्यूचर वाली चीज़ों को एनालिसिस करना, यानी होता है स्टैटिस्टिक्स, बराबर है क्या? अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये ही मीनिंग स्टैटिस्टिक का है, अब ये हर चैप्टर में इसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। अब ज़रूरी नहीं हर चैप्टर में बीच पास्ट वाले डेटा को लेके एनालिसिस करके फ्यूचर वाली चीज़ें ही निकालना मतलब स्टैटिस्टिक होता है, हर चैप्टर में ऐसा नहीं होता है। हर चैप्टर में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, हर चैप्टर में अलग अलग थियोरीज है, बराबर है क्या? यस सर। नंबर नेक्स्ट यूनिट आता है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस। क्या है? टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, इसको ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 4 है। 4 मस्त बढ़िया से यूनिट है। आपको ये यकीन मानो मेरे साथ अगर स्टैटिस्टिक आप पढ़ लोगे फुल्ली, ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स आपके लिए 90 के अबव मार्क्स ला के देगा, 101%। ठीक है, बस मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना आपको घर जाके प्रैक्टिस करना है, और मैंने जितने प्रॉब्लम सॉल्व करा के दिए हैं उतने आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, बच्चे करते क्या है, जब टीचर पढ़ाता है ना इसके प्रॉब्लम लगते ईजी, क्योंकि फॉर्मूला डालो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। एक प्रॉब्लम करो, 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम सेम होते हैं, फिर थोड़ा सा चेंज होता है, फिर 2-3 प्रॉब्लम सेम होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, अरे ये तो ईजी है, ये तो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ के जाते हैं। ना ना बेटा, ऐसी गलती कभी नहीं करना। भले ही आपको जो देखने में ईजी लग रहा है समझने में थोड़ा सा गलत हो सकता है। ठीक है, अब हम जो है हम तो हमारा काम ही है पढ़ाना। ठीक है, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कंटिन्यूसली पढ़ाते जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, आप तो पहली बार जब हम बता रहे हैं आपको, अभी जैसे मैंने स्टैटिस्टिक का मीनिंग बताया, बहुत लोगों को ऐसा फील हो गया, वाह क्या मज़ा आ गया, है ना? लेकिन क्या ये बात ये लेक्चर देखने से पहले आपको मालूम थी? नहीं ना। ठीक है, तो ये जब आपने सुना तब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आई। वैसे ही आप जब इसको पढ़ोगे तब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आएगी, और फिर ये माइंड में चीज़ें बैठने से तो आएगी नहीं आपको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो बेहतरीन से ये 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। तो आइए हमेशा की तरह आपको बता दूं कि हम किस सीक्वेंस में बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो यूनिट पढ़ेंगे वो ये वाला यूनिट पढ़ेंगे, नंबर 1 पे टाइम सीरीज एनालिसिस। डन। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स नंबर 2nd नंबर पे, और तीसरे नंबर पे कोरिलेशन, और 4th नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो सारे के सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट ही है, कोई यूनिट ऐसा नहीं है कि जिसको कम मार्क्स और ज़्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि याद देखो ऑल यूनिट्स कैरिंग इक्वल 20 मार्क्स। 16-16 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिस्टिक्स में आपको पता है पेपर पैटर्न कैसा होता है, नहीं बताया तो बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ कमिंग फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, इसमें ए और बी 2 क्वेश्चन होते हैं, 8 मार्क्स वाले और 8 मार्क्स वाले। और इसके और में आता है सी नंबर का क्वेश्चन जो होता है 16 मार्क्स वाला। ठीक है, अब होता क्या है ना, ये हो गई थ्योरी,
और ये आता है प्रैक्टिकल। तो मैं बिल्कुल भी इसमें सजेस्ट नहीं करूँगा आपको थियोरी आप इसमें करके जाओ, ठीक है, इसमें थ्योरी करके जाओ, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं एक्चुअली वैसे तो थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कोई पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है, मैं भी पढ़ाने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन मैं अगर इसमें समय मिला मुझे या फिर आपके पास ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको थ्योरी पढ़ा देनी चाहिए, तो सबसे लास्ट में जब हमारी क्लासेस एंड हो जाएगी तब आपको थ्योरी का एक लेक्चर में डाल दूंगा, ठीक है। क्या थ्योरी आपको करनी नहीं है तो बचा ये प्रैक्टिकल। अब एक प्रैक्टिकल करके जाओगे तो सिर्फ 8 मार्क्स करोगे, बात समझ में आएगी नहीं। तो हमको हमेशा 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 16 मार्क के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि थ्योरी लर्न करके जाओगे, बहुत सारी थ्योरी लर्न करके जानी पड़ेगी, और थ्योरी आप पूरा एज इट इज़ भी लिख के आए ना बेटा, पेपर में पूरे 8 में से 8 मार्क्स नहीं मिलते, बात समझ में आई क्या। और प्रैक्टिकल अगर सही हो गया ना, अगर क्या सही हो गया तो 16 में से 16 मिल जाते हैं, उसमें मार्क्स कटने की गुंजाइश ही नहीं होती है, बराबर है क्या, बात समझ में आई। तो सभी बच्चों को ध्यान में आ गया कि हमको फोकस फुल्ली किस पे करना है, प्रैक्टिकल पे। 16 मार्क्स के 4 प्रैक्टिकल्स आएंगे तो हो गया 64, और 4 मार्क्स के छोटे छोटे 4 प्रैक्टिकल्स आते हैं तो वो 16 मार्क्स हो गए, तो ऐसे आपका 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, बात समझ में आ गई जी। हाँ सर, एक और बात बता दूं कि इस स्टैटिस्टिक्स में आपको लर्न करने पड़ेंगे फॉर्मूलेस, तो फॉर्मूलेस लर्न करना है मतलब आप पहले से ध्यान दे दो, जैसे कि आज भी अगर मैंने कुछ फॉर्मूलेस पढ़ाया तो आप वो फॉर्मूले डेली क्लास चालू होने के पहले लिख के देखेंगे और उसके बाद ही क्लास कंटिन्यू करेंगे, बराबर है जी। हाँ सर, सो आइए हम आज हमारा चैप्टर नंबर पहले का आगाज करते हैं, जिसका नाम है टाइम सीरीज एनालिसिस। पहला यूनिट हम चालू करने वाले हैं, क्योंकि बताने लायक इसमें दूसरा कुछ है नहीं, ठीक है, और ये चैप्टर्स में भी बताने लायक कुछ नहीं है, बस मैं बता दूंगा कि इस चैप्टर में हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस है, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है, कहाँ यूज होने वाला है, ठीक है। ऐसा इसमें कोई थियोरेटिकल पार्ट नहीं है कि ये देखो रे ऐसा होता है रे, फिर ये चीज़ ऐसी होती है, फिर ये होता है, जैसे कि हमने अभी अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अकाउंट्स में मैं कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले 2-3 लेक्चर उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, बराबर है। इसमें वैसा कुछ नहीं है, धड़ाधड़ चैप्टर निकालो, धड़ाधड़ चैप्टर का मीनिंग बता दो, धड़ाधड़ फॉर्मूले लिखवा दो, क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करेंगे, बराबर है क्या, बात समझ में आ गई। यस सर, अगर हार्ड एंड फास्ट कोई सब्जेक्ट आपका फटाफट पढ़ाई करके होने वाला है तो वो ये स्टैटिस्टिक्स है, ओके। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ, सब्जेक्ट जितना ईजी है इतना लाइटली इसको लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है। आइए, तो जो टाइम सीरीज है वो टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हमको कुछ क्वेश्चंस आप को पढ़वाने वाला हूँ मैं। पहले तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाए, ठीक है। तो आइए ज़रा कुछ मैं आपके लिए पेज ओपन कर लूँ। हाँ जी, ये आ गया हमारे पेपर, हमारी आंसर शीट, हमारी कॉपी आ गई, ठीक है। आइए ज़रा, तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पे, मतलब चैप्टर नंबर आपका वैसे तो 4 है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ पहले तो मैं उसको पहला नंबर ही दूंगा, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है जी। सर, टाइम सीरीज एनालिसिस इस चैप्टर में करना क्या है या बताना क्या है, देखो शॉर्ट में बताता हूँ। शॉर्ट में मतलब एकदम डिस्क्रिप्शन, एकदम ब्रीफ में बता देता हूँ कि चैप्टर में है क्या। टाइम सीरीज एनालिसिस, इसका नाम ही है टाइम सीरीज, ठीक है। ये क्या करता है, टाइम सीरीज एनालिसिस में आपको वैसे तो तरह तरह की चीज़ें पढ़नी है, लेकिन टाइम सीरीज एनालिसिस में, अच्छा चलो लिखवा देता हूँ कि पहले इसमें पढ़ना क्या है, बाद में बता दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है लिखवा देता हूँ, आइए। सो टाइम सीरीज एनालिसिस में इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं कुल मिला के कुछ टॉपिक्स। जो टॉपिक्स मैं लिखवा के देता हूँ उसमें क्वेश्चन सभी में है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये एक्चुअली थियोरेटिकल पार्ट्स भी इसमें मैं लिखवा के दे रहा हूँ,
जिसके प्रॉब्लम्स हमारे नोट्स में है या जब मैं पढ़ाने वाला हूँ वही प्रॉब्लम्स आपको पेपर में भी आएंगे, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं इस चैप्टर में है तो सही, लेकिन वो हमारे प्रैक्टिकल में कवर्ड नहीं है, वो थियोरी में कवर्ड है, जिसको हम एट द एंड ऑफ द सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल ईजी लग रहा है तो प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम बाद में देखेंगे, अगर लगा तो फिर उसकी थियरी हम लोग कवर कर लेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आएगा इसमें वो आएगा ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद आएगा शॉर्ट टर्म वेरिएशन, क्या है कैसा है कुछ मत सोचो, बस लिखते चलो, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा इर्रेगुलर वेरिएशन, ये सारी थ्योरी के टॉपिक्स है। और उसके बाद आएगा मेजरमेंट, एक सेकंड जरा, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है। ये 4 तरीके की चीज़ें इस चैप्टर में हमको कवर करनी है, जिसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पहले 3 टॉपिक है, ये थियोरी है, और ये जो एक टॉपिक है हमारे पास ये है प्रैक्टिकल वाला टॉपिक, ठीक है। आप इसे नोट कर लो, बाद में मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। ये जो 4 तरीके की चीज़ें, इस चैप्टर को 4 चीज़ों में बांटा गया है, एक तो ट्रेंड, एक तो शॉर्ट टर्म वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन और मेजरमेंट ऑफ द ट्रेंड, बराबर है। और जो मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड है ये प्रैक्टिकल पोर्शन है जो हम लोग देखने वाले हैं, बराबर है। यानी कि जो ट्रेंड है इस ट्रेंड को ही मेजर करना है हमको कि इस ट्रेंड्स को निकालते कैसा है, बराबर है। बात समझ में आई क्या? जी हाँ सर। अब देखो ज़रा, जो मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड है इसको किस तरीके से निकालें, पहले तो हम बस देख लेंगे कि मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड को किस तरीके से निकाला जाता है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें करेंगे। मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड को निकालने के लिए 3 मेथड आती है। मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड को निकालने की होती है 3 मेथड। कितनी मेथड होती है बेटा? 3 मेथड, 3 से 4 मेथड इसमें होती है। आइए सर, सबसे पहली मेथड होती है, 4 मेथड्स होती है, अच्छे से लिखवा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ने अच्छे से लिखवा के भी नहीं दिया। बोलने के लिए भी तो कुछ भी बोल सकते हो। सबसे जो पहली मेथड होती है वो होती है ग्राफिकल मेथड। कौन सी मेथड होती है? ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड जो होती है, सेकंड मेथड जो इसमें आएगी वो आएगी लीस्ट स्क्वायर मेथड। थर्ड मेथड जो इसमें आने वाली है बेटा वो आने वाली है सेमी एवरेज मेथड, and the last method is moving average method. सो ऐसी 4 मेथड इसमें हमको पढ़नी है, ऐसी 4 मेथड हमको इसमें पढ़नी है।
मूविंग एवरेज मेथड लास्ट में रहेगी। ठीक है, सब्जेक्ट सिंपल सा है, बस बने रहे, प्रैक्टिस करते रहे, बाकी सारी चीज़ें मुझ पे छोड़ दें। ठीक है, चलिए इसको फटाफट आप नोट कर लो। ये हो गया चैप्टर का आपका पूरा पूरा ट्रेलर, लिख लो। यस हो गया, यस सर। चलिए शुरुआत करते हैं फिर हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। तो आइए पहले बात करते हैं कि ट्रेंड यानी होता क्या है। सिंपल से एक बात बता दूं आपको कि मान लो कोई कंपनी है जो पिछले कुछ सालों से हर साल इतनी इतनी चीज़ें कर रही है। जैसे कि आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, देखो ज़रा, ये क्वेश्चन है। जैसे कि ये कंपनी है, ये कंपनी 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18 इतने सालों से प्रॉफिट कमा रही है। 2012 में 60,000 का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो थाउजेंड्स में है, बराबर है क्या। 2013 में 72,000, 14 में इतना, 15 में इतना, 16 में इतना, 17 में इतना, 18 में इतना। पिछले कुछ साल का डेटा हमारे पास दिया हुआ है, बराबर है क्या। अब वो आपको इस एस्टिमेशन के बेसिस पे, इस डेटा के बेसिस पे पूछ रहा है कि बताइए कि हमारा जो प्रॉफिट है या प्रोडक्शन है वो 2021 में कितना होगा। एस्टिमेशन लगाना, अनुमान लगाना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में वैसा ही दिया है। आप देखिए कि हमारे पास प्रॉफिट दिया है थाउजेंड्स में, 8 का, 9 का, 10, 11, 12, 13, 14, और बताइए कि 2016 का कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या। यस सर, ओके। मतलब पिछले पास्ट प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे अपकमिंग ईयर्स में एनालिसिस करना, प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, फ्यूचर एस्टिमेट करना कि हमको इन फ्यूचर कितना प्रॉफिट होने वाला है, बराबर है। या एस्टिमेटेड प्रॉफिट ये कंफर्म रहेगा क्या, नहीं, ये कंफर्म नहीं रहेगा। अगर हमारा आंसर इस क्वेश्चन से अगर जितना आया उतना ही प्रॉफिट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई सिचुएशन आ गई, जैसे कोविड जैसे कोई सिचुएशन आ गई, तो है ना, तो जो हम यहाँ पे आंसर्स निकालेंगे वो सारे एस्टिमेटेड है, यानी कि अनुमान लगा रहे हैं कि इतना प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम पिछले कुछ साल की बात देखें, पिछले कुछ एवरेज की बात करें, जैसे कि नहीं, कोई इंडियन क्रिकेट टीम में कोई प्लेयर अगर पिछले कुछ सालों से, एक साल से उसका फॉर्म बेहतरीन चल रहा है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि वो इस मैच में भी बहुत अच्छा खेलेगा, बराबर है। तो बस उसी तरीके से पिछले कुछ सालों से हमारी हमारी जो कंपनी है वो इस तरीके का प्रॉफिट कमा रही है, तो आने वाले साल में 2021 में कितना प्रॉफिट कमा के देगी, बराबर है। तो इसको आपको निकालना होता है, बराबर। यस सर। तो आइए, इसको बोलते हैं ना ट्रेंड एनालिसिस, इसको बोलते हैं ट्रेंड, इसको बोलते हैं टाइम सीरीज, बराबर है। अब आपको ना इसके लिए मेजर करने के लिए 4 मेथड दी हुई है। सबसे पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ये जो ग्राफिकल मेथड है ना बेटा, ये जो आपको ग्राफिकल मेथड यहाँ पे दी हुई है, ये ग्राफिकल मेथड आपको ना डायग्राम बना के करनी होती है, जो कि पेपर में आती नहीं है, बराबर है क्या। यानी कि ग्राफ आप बनाओ, ग्राफ पेपर सबने 10 तक तो बड़ा मजा वाला चैप्टर आता था आपके लिए वो, है ना। 10 तक हमारे पास ग्राफ देते थे सर, और वो ग्राफ में बनाना पड़ता था बार, ऐसे बार बनाने पड़ते थे। बार मतलब वो वाला बार नहीं रहे, हाँ, बार मतलब ये ऐसे वाले बार्स बनाने पड़ते थे, जिसको पेंटिंग करने में अलग ही मज़ा आता था, है ना, जिसमें ऐसे 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 करने में क्या मज़ा आता था सर इसमें, है ना, वो वाला। तो ये वाला मेथड हमको वैसे भी पेपर में नहीं आने वाला, अभी तो 10th में है नहीं हम लोग। ठीक है, यहाँ हमारा बीकॉम खत्म हो रहा है, ठीक है, इसके बाद हम ग्रेजुएट कहलाएंगे। पुराने ज़माने में ग्रेजुएट मतलब कितनी बड़ी डिग्री होती थी पता है तुमको। अभी तो ग्रेजुएट मतलब वैसा बोलते हैं, अच्छा ग्रेजुएशन किया है, उसके आगे भी कुछ कर ले बेटा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। फिर आती है लीस्ट स्क्वायर मेथड। हाँ, ये मेथड हमको पढ़नी है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। सेमी एवरेज मेथड ये भी है, मूविंग एवरेज मेथड ये भी आएगी, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट जो है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, और ये जो 3 है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी 3 में से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने वाले। अब देखो चैप्टर में कंटेंट कितना सारा दिया है,
उसमें से हमने कम करते 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 से 3 मेथड हमको एग्जाम में पूछने वाले हैं, बराबर है क्या। और उस 3 मेथड में 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है ना। यस सर। तो आइए इसमें से सबसे पहली मेथड बच्चों बताओ कौन सी पढ़ने वाले हैं। यस, बच्चे समझदार है और बोल रहे हैं सर लीस्ट स्क्वायर मेथड पहले पढ़ेंगे। ठीक है, आइए, आपने कहा मैंने सुन लिया। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले। तालियों से स्वागत किया जाए लीस्ट स्क्वायर मेथड का। लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब ये जो भी मेथड्स है इनका अपना एक अलग फॉर्मेट है, इनके अपने अलग फॉर्मूलेज है। दिमाग में बस इतना ही रखना है कि एस्टिमेटर वाली चीज़ें हमको निकाल के दिखानी है, बराबर है। तो इस मेथड में जो चीज़ें बताई गई है उसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में मैं अभी आपको बस इस मेथड में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ये लिखवा कर देता हूँ। कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, बराबर है क्या। तो सारे बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमको लेनी पड़ेगी। नंबर 1, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एक टेबल ऑफ 6 और 7 कॉलम। 6 और 7 कॉलम का, 6 या 7 कॉलम का आपको सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। दूसरी बात आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेट द मिडल ईयर। सर ये स्टेप्स लर्न करनी पड़ेगी क्या? नहीं रे पगले, लर्न नहीं करना है, लर्न कुछ भी नहीं करना है। मैं बस ये स्टेप्स इसलिए लिखवा कर दे रहा हूँ ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तब आप भूलो ना। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो पहले क्या किया था ये पता होना चाहिए ना। ठीक है, कैलकुलेट द मिडल ईयर। मिडल ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल फॉर्मूला है उसका। अभी पूरा लिख लो, कल पूरा समझा दूंगा कि इसको करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्लियरिटी आएगी। ये हो गया मिडल ईयर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ईयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नंबर 3 कैलकुलेट टाइम डेविएशन। सर ये कैसे कैसे वर्ड आ रहे सर, लिख लो रे बेटा। फ्रॉम मिडल ईयर, भरोसा रखो, भरोसे पे दुनिया कायम है। कैलकुलेटेड टाइम डेविएशन फ्रॉम द मिडल ईयर। मिडल ईयर से आपको निकालना टाइम डेविएशन। उसके बाद आपको कैलकुलेट करनी है 3 चीज़ें, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर। ये 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नंबर 5 में आता है आपको कैलकुलेट करना है मीन। स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट मीन। सर मीन मतलब होता क्या है, आपने मीन मोड मीडियन पढ़ा हुआ है बीकॉम सेकेंड सेम में, स्टैटिस्टिक्स में, नाम तो याद ही होगा, मीन मोड मीडियन, है ना। मीन मीडियन मोड भी बोलते थे इसको, सेंट्रल टेंडेंसी नाम का चैप्टर आता था, याद है क्या? यस सर, बराबर है सर। तो मीन मतलब होता है एवरेज निकालना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अगर एवरेज निकाले तो कैसा निकाले, जितनी भी वो सारी चीज़ है तो वो सबको टोटल कर लो और डिवाइडेड बाय नंबर कर लो। सर ये ए क्या होता है, मीन को सिंबॉलिकली ए बोलते हैं। ठीक है, मीन को सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं ए से, बराबर है। ये समेशन वाई क्या लिखा, एन क्या लिखा, ये सब बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो आएगा, फिर आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना ट्रेंड लाइन। फाइंड आउट ट्रेंड लाइन। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे वाई सी। ठीक है, ट्रेंड लाइंस को क्या बोलेंगे, वाई सी। यस सर। उसके बाद आपको निकालना होगा नंबर 7, रेट ऑफ ग्रोथ। क्या निकालना होगा, रेट ऑफ ग्रोथ, जिसका फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स का स्क्वायर। यस सर। ठीक है, उसके बाद आपको निकालनी होगी ना ट्रेंड लाइन। क्या निकालनी होगी आपको, ट्रेंड लाइन।
स्टेप नंबर 8, ट्रेंड लाइन निकालना होगा। ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला जो है वो क्या है, ए प्लस टाइम डेविएशन इनटू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बराबर है क्या? बात समझ में आई? कैसे निकालते, क्या निकालते, सारी बातें बताऊंगा, डोंट वरी, बस अभी लिख लो, बस जो लिखवा कर दे रहा हूँ वो बस लिख लो। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना होगा, छोटा सा प्रोडक्शन या फिर प्रॉफिट फॉर रिक्वायर्ड ईयर। सर रिक्वायर्ड ईयर मतलब, जैसे कि ये क्वेश्चन है, पहले नंबर के क्वेश्चन में हमको प्रोडक्शन पूछा है, कौन से ईयर का, 2021 का, तो वो निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यस सर, इसलिए लिखवा कर दिया प्रोडक्शन या तो प्रॉफिट फॉर द रिक्वायर्ड ईयर, जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होंगी वो निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? और ये निकलता कैसे प्रोडक्शन, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा, प्रोडक्शन इज इक्वल टू ए प्लस रिक्वायर्ड ईयर माइनस मिडल ईयर। अच्छा, ये पूरा लिख देता हूं मैं आपको, रिक्वायर्ड ईयर माइनस मिडल ईयर इनटू रेट ऑफ ग्रोथ। एक्चुअली हमारा जो फाइनल आंसर है ना वो यही है, और इसी के लिए हमको बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, डन। तो ये जो प्रोडक्शन पूछा था ये आप यहाँ पे निकाल के दे दोगे, बराबर है? बात समझ में आई सबको? यस सर, यस सर, चीज़ें तो समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। कुछ चीज़ें शॉर्ट फॉर्म्स है, उसके फुल फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ। हियर ए मीन्स होता है मीन, आर डॉट जी डॉट मतलब होता है रेट ऑफ ग्रोथ, उसके बाद आगे आर वाई मतलब होता है रिक्वायर्ड ईयर, एम वाई मतलब होता है मिडल ईयर, ठीक है, और लास्ट में टी और डी मतलब होता है टाइम डेविएशन। और एक चीज लिख लो, वाई सी मतलब होता है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो बेटा जो सारी चीज स्टेप्स लिखवा कर दी है, पहले इसको अच्छे से कर लो। आज आपको करनी है इसी के ऊपर प्रैक्टिस। ठीक है, ये स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मिडल ईयर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यन मतलब होता है, ये जो यन हम लिख रहे हैं, यन मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ ईयर्स दिए, तो एन हो गया आपका 7, बराबर है क्या? यस सर, समझ में आ गई सर बात। बाकी तो सारी चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें जब क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो आज हमने शुरू किया अपना टाइम सीरीज एनालिसिस नाम का चैप्टर, जिसमें हमको वो चैप्टर जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो ट्रेंड में, शॉर्ट टर्म वेरिएशंस में, इरेगुलर वेरिएशंस में और मेजरमेंट ऑफ द ट्रेंड में, जिसमें जो पहले के 3 टॉपिक है ये थियोरेटिकल टॉपिक्स है और अगले का लास्ट जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। प्रैक्टिकल टॉपिक मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। इस चैप्टर में हमको ट्रेंड को मेजर करना है, और जो ट्रेंड आप मेजर करोगे उसमें आपको पढ़नी है 4 मेथड, जिसमें से पहली मेथड ग्राफिकल है, यानी कि आपको डायग्राम बना के ट्रेंड दिखाना होता है, तो जो हमारे पेपर में वैलिड नहीं है, वो कभी पूछते नहीं है, बराबर है। तो बची 3 हमारे लिए मेथड, 3 मेथड हमारे लिए बची है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, सेमी एवरेज मेथड और मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, तो ये जो मेथड है, ये मेथड में से हमने शुरुआत की है लीस्ट स्क्वायर मेथड की। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड की होती है कुछ स्टेप्स, तो जो स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे लिखवा कर दी हुई है, बराबर है क्या?
अब ये स्टेप्स फॉलो करेंगे और अगले क्लासेस में इसमें इसके रिगार्डिंग क्या सॉल्व करना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे, बराबर है। तो अगले चैप्टर में अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन धीरे धीरे हौले हौले सॉल्व करते चलेंगे। समझ में आया क्या? तो अंटिल देन गुड बाय, टाटा एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर। अपने ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि एडवांस स्टैटिस्टिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है वो एडवांस तरीके से पढ़ाने के लिए एक सर है जो आपको कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे या फिर एप्लीकेशन पे मिलेंगे, ठीक है। तो आपके दोस्त भी इस क्लास का एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।